2019 में जब जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का जब डाइवोर्स हुआ था, तो डाइवोर्स के कुछ टाइम के बाद मैकेंजी स्कॉट बन जाती है दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन। और इस डाइवोर्स के पीछे का कारण था सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जेफ बेजोस के फोन को हैक कर लेता है। Crown Prince Mohammed bin Salman hacked the phone of Amazon founder Jeff Bezos. लेकिन एक देश का क्राउन प्रिंस एक ऐसे आदमी का डाइवोर्स का कारण बनता है जो उस वक्त पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। ट्रस्ट मी, ये कहानी जितना सिंपल लग रहा है ना, उससे भी कहीं ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। जमाल खशोगी के मर्डर से लेकर उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पार्ट 1 में मैंने बता दिया था जेफ बेजोस और लॉरेन का जो अभी इटली में शादी हुआ, और इसके बाद 2018 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूएस टूर पर आते हैं और वहीं जेफ बेजोस की मुलाकात भी होती है। इनफैक्ट ये अपना प्राइवेट नंबर भी शेयर करते हैं। और 7 अप्रैल 2018 को मोहम्मद बिन सलमान यूएस टूर कंप्लीट करके अपना देश सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। और यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहीं से डाइवोर्स और मोहम्मद बिन सलमान की स्टोरी शुरू होती है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद भी पार्ट 1 को देख सकते हो। 1 मई 2018 को मोहम्मद बिन सलमान का व्हाट्सएप मैसेज आता है जेफ बेजोस के पास। एक वीडियो फाइल थी। जेफ बेजोस उस फाइल को खोलते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये जो वीडियो था ये अरबिक में था कुछ। इसके 6 महीने के बाद एमबीएस जेफ बेजोस को एक बार फिर से व्हाट्सएप मैसेज करता है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को ही शॉर्ट में एमबीएस कहते हैं। इस बार एमबीएस एक मीम शेयर करता है। एक औरत का फोटो होता है और फोटो के नीचे एक कैप्शन लिखा होता है। कैप्शन में ये लिखा हुआ था कि किसी महिला के साथ बहस करना सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने जैसा है। एट द एंड सब कुछ इग्नोर करके आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। और इस मीम्स में जिस फोटो का इस्तेमाल हुआ था वो थी लॉरेन सैंचेज। ये वही लेडी थी जिनका जेफ बेजोस के साथ अफेयर चल रहा था। और ये देखने के बाद भाई जेफ बेजोस का तो पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि अफेयर सीक्रेट चल रहा था। लेकिन एमबीएस को ये कैसे पता चला? क्या उसने मेरे पीछे कोई बंदा लगा रखा है? क्या वो मुझे ट्रैक कर रहा है? और ऐसे करते करते टाइम आ जाता है जनवरी 2019 का, और 9 जनवरी 2019 को जेफ बेजोस पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि उसका लॉरेन के साथ अफेयर चल रहा है। और इसके एक दिन के बाद यानी 10 जनवरी को यूएसए में नेशनल इंक्वायरर करके एक न्यूज एजेंसी है, उसने 11 पेज का मैगजीन छापा जेफ बेजोस और लॉरेन सैंचेज के बीच जो अफेयर चल रहा था उसको लेकर। उसमें कुछ प्राइवेट फोटोज थे और कुछ फ्लर्टी मैसेजेस थे, जैसे आई लव यू, अलाइव गर्ल। देखिए, ये जो नेशनल इंक्वायरर है ये एएमआई के अंदर आता है। इनका मेन काम होता है पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, गॉसिप स्टोरीज वगैरह ये पब्लिश करते हैं। कि ये जो अफेयर वाला स्टोरी था ये तो 9 तारीख के बाद जो हुआ, लेकिन 9 तारीख से पहले ही, यानी अनाउंसमेंट से पहले और मैगजीन पब्लिश होने के कुछ टाइम पहले ही अंदर मसाला पक रहा था। देखिए, नेशनल इंक्वायरर 9 तारीख से पहले जेफ बेजोस के पास जाता है ये चेक करने के लिए कि जेफ बेजोस का जो अफेयर चल रहा है वो एक्चुअली में सही है या फिर गलत। जब जेफ बेजोस के पास जब वो लोग पहुंचते हैं और जब ये सवाल पूछते हैं तो जेफ बेजोस शॉक्ड हो जाता है कि अब मैगजीन वाले को कैसे पता चला मेरे अफेयर के बारे में। देखिए, जेफ बेजोस कितना ज्यादा चालाक आदमी है। आप चालाक कह लो, विजनरी पर्सन कह लो, टैलेंटेड कह लो, जो भी कह लो। नेशनल इंक्वायरर न्यूज पब्लिश करता उससे पहले ही जेफ बेजोस अपनी वाइफ मैकेंजी स्कॉट के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मेरा लॉरेन के साथ ऐसा चक्कर चल रहा है। लोगों को लग रहा था कि अरे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, किसी के साथ अफेयर चल रहा था, वाइफ को पता चल गया तो वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया। बट ये इतना नॉर्मल नहीं है। नाउ जेफ बेजोस इंक्वायरी स्टार्ट करवाता है कि ये चल क्या रहा है। उसके प्राइवेट फोटोज एमबीएस और नेशनल इंक्वायरर के पास कैसे पहुंचे। गैविन डी बेकर करके एक इन्वेस्टिगेटर है, उन्हें हायर किया। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर गैविन डी बेकर ने उस मैसेज को देखा जो एमबीएस की तरफ से आया था। रिपोर्ट में पता चलता है कि एमबीएस ने जो वीडियो फाइल व्हाट्सएप किया था जेफ बेजोस को, उसके डाउनलोड होने के बाद ही जेफ बेजोस के फोन से डाटा लीक होने लगा। उस फाइल को डाउनलोड करने से पहले पर डे 430 KB डाटा लीक होता था और डाउनलोड करने के बाद 101 MB डाटा लीक होने लगा। एमबीएस ने जिस मालवेयर का इस्तेमाल किया था वो था पेगस मालवेयर।
और ये ऐसा वैसा मालवेयर नहीं है, इसे इजराइल की एक कंपनी है NSO वही बनाती है, और प्रोबेबली इस मालवेयर का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है अपने पर्पस के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, जेफ बेजोस, उनकी वाइफ और उनके अफेयर से क्या चाहता है। देखिए 7 फरवरी 2019 को पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। जेफ बेजोस मीडियम के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं। AMI के जो ओनर हैं डेविड पेकर, जेफ बेजोस को ब्लैकमेल कर रहा था। जेफ बेजोस को ये बोला कि अगर तुम इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं रोकते हो तो हमारे पास जो फोटोज हैं हम उन्हें पब्लिक कर देंगे। और ये कोई ऐसे वैसे फोटोज नहीं थे, ये बिलो द बेल्ट वाली फोटोज थी, मतलब जेफ बेजोस और लॉरेन का न्यूड फोटोज साथ वाला। जरा सोचिए अगर ऐसे फोटोज अगर पब्लिक हो जाए, वो भी ऐसे बिजनेसमैन का जो अमेज़न का CEO है। इसके बाद जेफ बेजोस लिखते हैं, कुछ पावरफुल लोग सोचते हैं कि अगर मैं वॉशिंगटन पोस्ट का अगर मैं मालिक हूँ तो वॉशिंगटन पोस्ट मेरे इन्फ्लुएंस में काम करता है, मेरे लिए काम करता है। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज एजेंसी है, जैसे आज तक है, जी न्यूज, द गार्डियंस, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर वॉशिंगटन पोस्ट ने अगर किसी को क्रिटिसाइज कर दिया तो लोगों को लगता है कि वो जेफ बेजोस का दुश्मन है। फिर वो आगे लिखते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जमाल खशोगी के मर्डर के बारे में लिखा, और अगर इससे कोई हर्ट होता है जो इनडायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान के बारे में था, तो वो मैंने नहीं किया, वो वॉशिंगटन पोस्ट करती है, और वो भी इंडिपेंडेंटली। देखिए इस पूरी कहानी की जड़ें जमाल खशोगी से ही जुड़ी हुई है। जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया में एक जर्नलिस्ट थे और ये रॉयल फैमिली से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, तो इनके पास काफी सारा डाटा अंदर का भी था। तो ये क्या करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एकदम से नहीं करते हैं, मतलब धीरे धीरे। इनफैक्ट इन्होंने नियोम प्रोजेक्ट को भी क्रिटिसाइज किया था, और खास करके मोहम्मद बिन सलमान को। सऊदी अरेबिया कोई डेमोक्रेसी देश तो है नहीं कि आप वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो और वहाँ की गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो आपके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, और ये बात जमाल खशोगी भी समझ गए थे। तो ये क्या करते हैं कि सऊदी अरेबिया से ये अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ये काम करना शुरू करते हैं, और उनके पास जो सऊदी अरेबिया को लेकर जो इन्फॉर्मेशन था उन्हें पब्लिश करने लगते हैं। तारीफ नहीं कर रहे थे, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया का जो इमेज है वो एक कंजर्वेटिव कंट्री के तौर पर है, और जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के प्रिंस बने हैं वो इसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। MBS US टूर करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, नियोम प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं, फंडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करते करते वो सऊदी अरेबिया के लिए इतने ज्यादा डेंजर बन गए कि एक बार सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो इस तरह के ट्वीट्स और क्रिटिसिज्म ना करें। बट जमाल खशोगी कहाँ रुकने वाले थे, उनके कलीग्स ने उन्हें मोटिवेट किया और जमाल खशोगी हर वो चीज बताने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। जमाल खशोगी एक लेडी से शादी करना चाहते थे, और ये जो लेडी थी वो थी ईरान की, और वहाँ एक ऐसा रूल है ना कि अगर कोई बाहर का आदमी वहाँ की किसी औरत के साथ अगर शादी करना चाहता है तो उसको प्रूफ देना होगा कि वो शादीशुदा नहीं है, उसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। और जमाल खशोगी का जितना भी जो डॉक्यूमेंट था वो था सऊदी अरेबिया में। तो जमाल खशोगी क्या करते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट ईरान में जो सऊदी एम्बेसी है वहां पे मंगवाते हैं। 2 अक्टूबर 2018 को जमाल खशोगी उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ईरान जाते हैं सऊदी एम्बेसी, लेकिन 2 अक्टूबर 2018 के बाद जमाल खशोगी कभी भी नजर नहीं आए। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चलता है कि सऊदी कंसोल्ट के अंदर ही उन्हें मार दिया गया। ईरान में जो सऊदी एम्बेसी का जो ऑफिस था वहीं उनका मर्डर कर दिया जाता है। मैं लिटरली सोच में पड़ गया हूँ कि बताओ इतने बड़े आदमी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम तो आया ही नहीं। तो देखिए अमेरिका में ऐसा रूल है ना कि अगर कोई बंदा अगर साइबर क्राइम करता है, किसी के फोन को हैक कर लेता है, उसके डाटा को अगर लीक करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे
वो एक बिजनेसमैन के लिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से पंगा क्यों ले। एक बिजनेसमैन के लिए किसी कंट्री से दुश्मनी करना, और ये जो डेविड पेकर था जो जेफ बेजोस को ब्लैकमेल कर रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम कर चुका था। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।